Yes. इंटरव्यू। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसके पहले भी आप लोगों ने 10th में सॉल्व किया होगा, किया है ना? हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। यस यस, Yes, sir. हमने इसको भी सॉल्व किया हुआ है, राइट। तो एक आइस ब्रेकिंग जो कहते हैं, जो हर इसमें हम देखते हैं, आइस ब्रेकिंग में आपको क्या पूछा गया है? आपको ये पूछते हैं इन व्हाट वे कैन आई चेंज माई सेल्फ फॉर बेटर। एक सवाल से ही शुरू किया है। सो आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई एंगर, एक थॉट दिया गया है। दूसरी चीज बताइए जिससे आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। I want to be more disciplined and determined. Yes, want to be more disciplined. Very good answer. Second दे दिया। थर्ड Determined. डिटरमाइंड या हम आई वांट टू इम्प्रूव माई विल पावर को और या मेक माई विल पावर स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा सो डिटरमाइंड हो गया, मोर डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद फोर्थ वन, I want to improvise my social skills. it's not improvising social skills, but we can say I want to be more social. Yeah, I want to learn how to be social. तो improvise करना है ना, existing चीज को ही ठीक करना। तो improvise is not a proper word over here. आपके बैकग्राउंड नॉइज जिनके है वो अपने वॉइस बंद कर सकते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में वॉइस ना रहे। ओके, अब जब हम इंटरव्यू के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो प्री रिक्वेस्ट ऑफ एन इंटरव्यू, क्या क्या होता है एक इंटरव्यू के लिए प्री रिक्वेस्ट। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है इस राइटिंग स्किल को इसमें इंक्लूड करने का कि अब 8 से 10 कोई भी क्वेश्चन बना के रख दे। नो, एक आपको प्रॉपर आइडिया आनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरव्यूइंग। और अगर कोई बच्चा आगे चल के करना चाहता है, आप तो कॉमर्स के बच्चे हो, बट इन केस अगर आप कल जाके कोई इंटरव्यू आप लेना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू लेने आना चाहिए, यानी आपको प्रॉपर स्किल्स उसमें आपके दिमाग में पहले से ही फिट होनी चाहिए। सो डोंट थिंक कि भी मुझे सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसलिए मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चन फ्रेम करना सीखना है, बल्कि आपको ये भी देखना है कि कल जाके अगर प्रैक्टिकली ऐसा कोई आपके सामने सिचुएशन आती है तो आपकी स्किल्स अप टू डेट रहे। तो एरिया टू बी कवर्ड यानी हमें कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने हैं ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। गॉट इट? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. गुड। Yes, sir. एरिया टू बी कवर्ड कि कौन से एरिया में हमने सवाल पूछने हैं, ये हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसा थोड़ी होता है कि इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पूछते ही चले जा रहे हैं और टाइम का कोई पता ही नहीं है। ये नहीं हो सकता। इसलिए कितने टाइम में क्वेश्चन और कितने समय तक बोलने का सामने वाले को मौका देना है ये भी देखना है। अक्सर हम देखते हैं कि इंटरव्यू के जब क्वेश्चन रहते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, न्यूज पे, तो सामने वाला वो आंसर को काट देता है क्योंकि उसको लगता है कि यार ये बहुत ही लंबा चाह रहा है। ओके, अब हम अगर ये 2 पॉइंट्स को देखते हैं और नीचे भी हम इसके ब्लैंक कॉलम को देखते हैं, तो जब हम बात करते हैं एरिया टू बी कवर्ड तो हमारा एक थरो रिसर्च होना चाहिए अबाउट द पर्सन कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, हमारा एक रिसर्च होना चाहिए। आपके बैकग्राउंड वॉइस बंद कीजिए, मैंने बताया बेटा आपको वॉइस ऑफ कर दीजिए, क्वेश्चन पूछिए तभी ऑन कीजिएगा। और उसके बाद हमने क्लियरिटी के साथ
ये दिमाग में रखना है कि हम कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन से क्रोनोलॉजी। एक एग्जांपल, अगर हम किसी कॉप को, पुलिस का जो कॉप है, सुपर कॉप है, उसको इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसकी प्रोफेशनल के चीज के ऊपर पूछना है सारा, या एक आधा क्वेश्चन पर्सनल भी होना चाहिए, या एक आधा एकेडमिक भी होना चाहिए, या हमारा फोकस टोटली उसका सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल इस पे रखना है, उसके करियर पे रखना है। ये डिसीजन मेकिंग हमारा जब हम एरिया टू बी कवर्ड की रिसर्च करते हैं तब हो जाता है। और यही चीज ध्यान में आप रखिएगा, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को कर रहे हैं तब हमारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, ओके, और क्या उसको हम पहले से ही क्वेश्चंस दे देंगे, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो एरिया टू बी कवर्ड में ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो इंटरव्यू को पहले से टाइम को मैनेज करना है। हम कहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स हो जानी चाहिए, और हमने प्रैक्टिस करके कितने समय में इंटरव्यू कंप्लीट होगा ये भी सोचना चाहिए, इंक्लूडिंग एंटिसिपेशन के साथ कि आंसर क्या रहेगा। मेक योर इंटरव्यू इंटरेस्टिंग, ये कोई नहीं करता है। मैंने जितने बच्चों को बताया, बच्चों के दिमाग में अभी भी वही है कि मुझे क्वेश्चंस लिख लेने हैं, और कैसे भी क्वेश्चंस रहे तो चलता है, बट नो, दैट इज रॉन्ग। आपका इंटरव्यू इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, लगना चाहिए। मींस सामने वाले इंटरव्यूई को हमने कंफर्टेबल भी करना चाहिए, ऑडियंस को क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट लगने चाहिए, वेग नहीं लगने चाहिए। इलेबरेटिव कोट्स भी हो सकते हैं फेमस पर्सन के क्वेश्चन में, और रेलेवेंट टॉपिक्स एक के बाद एक करंट सिचुएशन के हिसाब से आनी चाहिए। गॉट इट, यस और नो। और बॉडी लैंग्वेज तो होनी चाहिए कि एक स्माइलिंग जो एंकर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, तो उसका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और अच्छा आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, कर्टियस भी वो लगना चाहिए। गॉट माय पॉइंट्स बेटा, ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. गुड sir. गुड गुड गुड। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे एक इंटरव्यू के साथ दिया है। तो जैसे हमने पहले स्टेट में हमने ये देखा था, राइटिंग स्किल में फर्स्ट हमने देखा था दैट वाज एक एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, उसमें एक एग्जांपल के साथ सिखाया गया है। सिमिलरली आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू के साथ सिखाया गया है। जे कृष्णमूर्ति यानी जाडू कृष्णमूर्ति, ये इंडिया के स्पिरिचुअल जो आपका हम कह सकते स्काई है, उसमें के एक वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है। ओके, बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और बहुत ही एनलाइटन पर्सन होके गए। देयर आर मेनी बुक्स एंड यू कैन डेफिनेटली रीड। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल फिगर्स, एंड रियली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल, हमने पिछली वक्त बात की थी, ऐसे बाबाओं की तरह नहीं। ओके, his purpose was to set humankind free from destructive limitation of human mind, कि हम जब अपने आप को एक लिमिटेशन में डाल देते हैं तो हमारी एबिलिटीज छुप जाती है, उससे खुद को फ्री करना ह्यूमन माइंड को, ये उनका पर्पस था, और वही उसी चीज में वो जिंदगी भर लगे रहे। ओके, कई क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ माइंड, क्रिटिकल अवेयरनेस इनर एज वेल एज आउटर वर्ल्ड पे कई राइटिंग से, कई स्पीचेस से। ये जो इंटरव्यू है ये उनके टॉक और डिस्कशन का एक्सट्रैक्ट है जो ऋषि वैली स्कूल के बच्चों के साथ जे कृष्णमूर्ति ने किया था। ओके, he communicates his idea of education as an instrument of transformation of human mind. एजुकेशन कैसा होना चाहिए कि ह्यूमन माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और बहुत अच्छा इंटरव्यू है। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि बच्चे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कृष्णमूर्ति कैसे आंसर दे रहे हैं, और वहां से हम भी अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन को फ्रेम करने की तैयारी करेंगे। अब पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए
कि सर जब हम इंटरव्यू के क्वेश्चन फ्रेम करना सीख रहे हैं तो हमें आंसर क्यों सिखाया जा रहा है। और ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन रहता है जो पढ़ने वाले बच्चों के सामने आता है कि सर इतना बड़ा आंसर, क्या हमें आंसर भी लिखना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, आपको आंसर लिखना नहीं पड़ेगा, बट जैसे मैंने पहले बताया आपको आंसर एंटिसिपेट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करने में मदद मिले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोई बच्चा नहीं करता है और जो सबने करना चाहिए, और इसको आप नोट करके रखिए कि आपके क्वेश्चन आपने सोचने के बाद उसका आंसर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसके ये फॉलोइंग पॉइंट्स रहेंगे और उसी पॉइंट्स पे अगला क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी मैं आपको एक सिखाते वक्त एक्सप्लेन करूंगा। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं, इन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ careless people, indifferent, cruel, and how can we change those people? वो पूछते हैं कि भाई लोगों की ध्यान रखने वाले, डिफरेंट प्रकार के नेचर वाले और क्रूएल, हर प्रकार के लोगों से दुनिया भरी हुई है, हर प्रकार की दुनिया से भरी हुई है। हम इस प्रकार की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? अब कैलियस की जब हम बात करते हैं तो इसके दो मीनिंग आते हैं। मैंने आपको इसमें मीनिंग बताया कि जो लोगों का ख्याल रखते हैं। इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी आता है जो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इनसेंसिटिव, क्रूएल, डिसएग्रीमेंट के साथ साथ जो थोड़ा हार्डन्ड रहते हैं और हार्टलेस जो लोग हैं उसको कैलियस लोग बोलते हैं। तो जो लोगों की Not caring about feelings of others. yes, they don't carry about people, they are insensitive। तो इनका कहना है कि भी इतने प्रकार के निगेटिव इमोशन भरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों से को हम कैसे बदल सकते हैं? तो उसने क्या पूछा, हम कैसे लोगों को बदल सकते हैं? कृष्णमूर्ति बोलते हैं, यस द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कैलियस, इंडिफरेंट, क्रूएल पीपल, एंड हाउ कैन वी चेंज दोस पीपल? क्वेश्चन को रिपीट करते हो, इज दैट इट? बस इतना ही सोचे तुम लोगों की? वो कहते हैं व्हाई टू बॉदर अबाउट चेंजिंग दिस पीपल? इन लोगों को बदलना क्यों चाहते हो भाई? अपने आप को बदल लो, खुद को बदलो, अदरवाइज एज यू ग्रो यू विल ऑल्सो बिकम कैलियस। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है जिंदगी का कि अगर आप लोगों के अंदर की बुराई पे फोकस करोगे, उनकी इनसेंसिटिव होने पे, इनडिफरेंट, क्रूएल होने पे, तो धीरे धीरे आप वही नेचर को अट्रैक्ट करते हो। डोंट फोकस ऑन दैट। तो बोलते कि खुद को बदलो, कृष्णमूर्ति का जवाब है, अदरवाइज आप भी धीरे धीरे क्या बन जाओगे? आप भी कैलियस बन जाओगे, आप भी इंडिफरेंट बन जाओगे, आप भी क्रूएल बन जाओगे। पुरानी जनरेशन वैनिश हो रही है and it is going and you are coming, and if you are also prove careless, indifferent, cruel, you will also build the same society। वो कहते चेंज हो रही है सोसाइटी, पुरानी जनरेशन खत्म हो रही है, नई जनरेशन आ रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम भी उसी प्रकार से कैलियस, इंडिफरेंट, क्रूएल बने तो हम भी सेम सोसाइटी को बिल्ड करेंगे जो हम हमारे सामने आज देख रहे हैं। What matters is that you change। हम क्या बदलते हैं वही मैटर करता है। और that you are not careless, आप insensitive न बनो, heartless न बनो, ये मैटर करता है। और आप indifferent न बनो, ये मैटर करता है। अब एक important point आता है, when you say all this is business of old generation, have you seen them, have you watched them, have you felt them? अगर आपको ये लगता है कि पुरानी जनरेशन ऐसी थी, तो क्या वाकई में उनको आपने क्लोजली वॉच किया है? क्या उनको आपने फील किया है? इफ यू हैव यू विल डू समथिंग। अगर तुमने वाकई में क्लोजली उस चीज को फील किया है कि क्या होता है कैलियस, इनडिफरेंट और क्रूएल होना, तो फिर आप कुछ तो कुछ उसके लिए करोगे, आप अपने आप को बदलोगे एंड टेस्ट इट बाय एक्शन। एक्शन से टेस्ट करोगे। ऐसी एक्शन एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है
इज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग होती है जो हमने करना चाहिए. बट वी वॉन्ट टू चेंज एवरीबडी एक्सेप्ट अवर सेल्फ. सच्चाई क्या है? हम खुद को छोड़ के दुनिया को बदलना चाहते हैं. विच मीन्स रियली वी डू नॉट वॉन्ट टू चेंज. हम किसी और को बदलना नहीं चाहते, हम सिर्फ दुनिया को बदलना चाहते हैं बट खुद को नहीं बदलना चाहते. और फिर हम भी कैलियस इंडिफरेंट क्रूएल रह जाते हैं, होपिंग द एनवायरमेंट चेंज so that we can continue in our own way. तो जाजू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि तुम दुनिया की फिक्र तो बहुत करते हो, फिर अगर तुमने वाकई में ये ऑब्जर्व किया है कि पुरानी जनरेशन सही नहीं थी, तो भाई क्या तुम खुद में कोई बदलाव ला रहे हो? नहीं ला रहे तो देन इट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन. और आखिर में कहते हैं यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पूछते हैं, यू आस्क अस टू चेंज, व्हाट डू वी चेंज इनटू. अभी अगर हम अच्छी से ऑब्जर्व करें तो पहला क्वेश्चन था कि भी वर्ल्ड इज फुल ऑफ कैलियस पीपल, इंडिफरेंट, क्रूएल. आंसर देते वक्त और हम कैसे बदल सकते, चेंज के ऊपर था कि लोगों को कैसे बदल सकते. तो कृष्णमूर्ति ने बताते बताते बताया कि चेंज योरसेल्फ. ये एक पॉइंट था, उसी पॉइंट पे अगला क्वेश्चन आया है. तो जब मैं कहता हूं एंटिसिपेट एन आंसर, तो आंसर को एंटिसिपेट करने का मतलब होता है वो पॉइंट, एक या दो पॉइंट जिसको कोई भी आंसर में इंक्लूड करेगा आपके क्वेश्चन के, और उसी पे आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए. बात समझ में आई क्या? तो वो ये कहते हैं कि ओके यू आस्क अस टू चेंज, व्हाट डू वी चेंज इनटू. तो यही चीज करते हैं अगर हम न्यूज एंकर्स को देख लेते हैं, अगर हम इंटरव्यू लेने वालों को देख लेते हैं, बड़े लोगों के इंटरव्यू, छोटे मोटे लोगों के पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं देखना, जो किसी अच्छे बड़े लोग व्यक्ति का इंटरव्यू है, गो ऑन यूट्यूब एंड फाइंड सम इंटरव्यू. तो आप ऐसे ही क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन में से निकलते हुए आंसर्स को देखोगे. गॉट माय पॉइंट बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. Yes. Yes, sir. स्टूडेंट, डू यू वांट अस टू चेंज, व्हाट डू वी चेंज इनटू. स्टूडेंट पूछते हैं कि चेंज होना है तो किस में चेंज होना है. कृष्णमूर्ति बोलते हैं यू आस्क अस टू चेंज, व्हाट इज इट वी चेंज इनटू. वो क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं. अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दे रहे हैं. वो बोलते चेंज करना है तो किस में चेंज होना है. वो बोलते हुए हम मंकी में तो बदल नहीं सकते, प्रोबेबली यू वुड लाइक टू बट यू कांट. हम शायद बंदर बनना चाहे पर हम बंदर तो नहीं बन सकते ना, इवोल्यूशन उल्टा तो नहीं हो सकता है. बट व्हेन यू से आई वांट टू चेंज इनटू समथिंग, लिसन टू यू केयरफुली. पर जब हम बोलते हैं कि हमको किसी चीज में बदलना है तो खुद को ध्यान से सुनो. ओके ध्यान से सुनो कि आई वांट टू चेंज इनटू समथिंग. ये इसलिए भी इलैबोरेट कर रहा हूँ कि सिर्फ हमें क्वेश्चन के आंसर्स नहीं, एक एनलाइटन पर्सन की बातें भी समझनी है, और ये समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो वो बोलता है कि आई वांट टू चेंज इनटू समथिंग, लिसन टू दिस केयरफुली. इफ यू से टू योरसेल्फ आई मस्ट चेंज myself into something, the into something is a pattern which we have created, haven't we. अब उन्होंने एक नई बात की, पैटर्न की. वो बोलते हैं कि हम बार बार बोलते हैं कि हमको किसी चीज में बदलना है, किसी चीज में बदलना है, किसी चीज में बदलना है. जैसे कि हमने पहले बात की थी जब हमने ये क्वेश्चन किया था कि खुद को बदलना है, तो एंगर के साथ किसी ने डिसिप्लिन की बात की थी, किसी ने विल पावर की, डिटर्मिनेशन की बात की थी. ऑब्वियसली आप एक पैटर्न की बात कर रहे हो कि हमें ये बनना है, हमें वो बोलना है, हमें सक्सेसफुल बनना है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैटर्न. ओके, डू वी सी दैट? क्या हम वो पैटर्न को देख रहे हैं? लुक, यू आर वायलेंट और ग्रीडी और यू वांट टू चेंज योरसेल्फ इनटू अ पर्सन व्हिच इज नॉट ग्रीडी. अगर हम गुस्से में हैं, अगर हम लालची है, तो हम एक नया पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं खुद को, जो हम वी आर ऐसे इसमें बनना चाहते हैं कि दैट हम नहीं ग्रीडी नहीं है, इसमें हम बदलना चाहते हैं. नॉट वांटिंग टू बी ग्रीडी इज अनदर फॉर्म ऑफ ग्रीड. अब लालची नहीं होना भी एक अलग तरीके का ग्रीड है ना. इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम समझना चाहे तो कई लोगों को हम शायद देखते हैं जिन्होंने बहुत दान करते हैं, बहुत प्रोपोगंडा करते हैं, और प्रोपोगंडा करते करते सबको बताते हैं देखो मैंने तो
अपना पैसा दान कर दिया, मैं तो दान करता हूँ, मैं तो दान करता हूँ। क्यों किया भैया? वो भी तो अलग प्रकार के ग्रीड थी। पैसे से तुम्हारा मोह हट गया तो तुमने समाज में वाहवाही का मोह पाल लिया। मोह से तो छुटकारा नहीं हुआ, पैसे से हटके वो किस में चला गया? वो आपके वाहवाही में चला गया, आपके सोशली थोड़ा सा हाईलाइट होने में चला गया। बट ग्रीड रिमेन्स ग्रीड। तो वो ये कहते हैं आई एम नॉट ग्रीडी। तो अल्टीमेटली वो बात क्या हो गई है? व्हाट दिस मीन्स कि भाई व्हाट इज इन्वॉल्व इन इट, क्या इन्वॉल्व है ये तो हमारा क्लियर हो जाता है ना। सो वो ये कहते हैं कि भाई व्हेन यू अंडरस्टैंड ग्रीड यू विल फ्री ऑफ ग्रीड। तो कहते हैं कि भाई फ्री यानी ग्रीडी न होने की सोचने की जगह आप ये करो कि आप उसको समझने की कोशिश करो। ओके, तो जब हम बोलते हैं हम ग्रीडी है और उससे अलग हटना चाहते हैं, अलग प्रकार की ग्रीड को जन्म देते हैं, बेटर क्या है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड ग्रीड यू विल बी फ्री ऑफ ग्रीड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? समझ में आ रहा है ना? तो ये कहता है कि भाई मुझे एक्सप्लेन करने दो। Yes. तो एक्सप्लेन करने, लेट्स मी एक्सप्लेन। आई एम ग्रीडी एंड आई स्ट्रगल। सो वो ये कहते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं हम कि लेट मी एक्सप्लेन। ओके, वो बोलते हैं आई एम ग्रीडी एंड आई स्ट्रगल फाइट मेक ट्रिमेंडस एफर्ट नॉट टू बी ग्रीडी। अब अगर आप खुद देखिए, मॉर्निंग अगर हम बोलते 6 बजे उठना है तो हम स्ट्रगल करते हैं, हम बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें झोंकने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम डिसिप्लिन बन जाए, 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, जिसकी भी जो इच्छा रहती है, पर कर नहीं पाते। वही चीज एक्सप्लेन कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो ग्रीड से भी निकली रहती है या एक नए पैटर्न को क्रिएट करने की कोशिश होती है। वो बोलते हैं आई हैव ऑलरेडी एन आइडिया, पिक्चर एंड इमेज ऑफ व्हाट इट मींस टू बी नॉट ग्रीडी। और दिमाग में एक आइडिया रहता है, एक इमेज रहता है कि नॉन ग्रीडी पर्सन कैसा है। किसी को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को देख के हमको लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए और हम उसकी तरह बनने के लिए कोशिश करते हैं। बट सो आई एम कंफर्मिंग टू एन आइडिया विच आई थिंक इज नॉन ग्रीडी। हम सिर्फ एक आइडिया को कंफर्म कर रहे हैं कि नॉन ग्रीडी होने का मतलब क्या। ओके, हम रियली उसको समझ पाए क्या कि ग्रीड को? नहीं, हमने एक आइडिया को कंसीव किया दिमाग में और हम उसी को कंफर्म करें कि अच्छा ऐसा बनना तो नॉन ग्रीडी हो जाना। इसलिए तो लोग गलत बाबाओं के चक्कर में फंस के धोखा खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण हम देख सकते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते, हम सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। Whereas if you look at my greed, I understand why I am greedy. वो कहते हैं कि अगर हमारे ग्रीड को थोड़ा ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमें खुद एनलाइटन होना शुरू हो जाएंगे कि मैं ग्रीडी क्यों हूँ। रीजन समझेगा, नेचर ऑफ ग्रीड समझेगा, स्ट्रक्चर समझेगा, एंड देन व्हेन आई बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट आई एम फ्री ऑफ ग्रीड। और जब हम इसको सब समझ लेते हैं, हम ग्रीड से फ्री हो जाते हैं क्योंकि हम ग्रीड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। Therefore, freedom from greed is something entirely different from trying to become non-greedy. ठीक है, नॉन ग्रीडी होना अलग और फ्रीडम ऑफ ग्रीड अलग। फ्रीडम ऑफ ग्रीड के लिए ग्रीड को ऑब्जर्व करना जरूरी है। सिर्फ ये सोचना कि मैं नॉन ग्रीडी बन जाऊं, नॉन ग्रीडी बन जाऊं और एक इमेज बना लेना और वो नॉन ग्रीडी इमेज में वाकई में क्या अंदर है ये समझना नहीं, वैसा नहीं होता है। जबकि ऑब्जर्व करने से स्ट्रक्चर समझता है। So you see the difference? Freedom from greed is something which is entirely different from saying I must be a great man, so I must be non-greedy. एक अच्छा व्यक्ति नॉन ग्रीडी होता है इसलिए मुझे नॉन ग्रीडी बनना चाहिए, ये एक अलग प्रकार की ग्रीड है। और फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड एक अलग चीज होती है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। I was thinking last night that I have been to this valley off and on for about 40 years. 40 साल से आपके स्कूल में आ रहा हूँ, ऐसा कृष्णमूर्ति बोलते हैं। लोग आए, लोग चले गए। Trees have died and new trees have grown. कई वृक्ष थे, वो भी थे खड़े, वो भी मर गए और नए आ गए।
Different children have come past through the school, have become engineers, housewife, disappeared altogether into the masses. बच्चे आए, इंजीनियर बने, हाउसवाइफ बने और मासेस में खत्म हो गए. I meet them occasionally. Occasionally मिलते हैं एयरपोर्ट पे, मीटिंग पे, बहुत ऑर्डिनरी है. And if you are not very careful, you are also going to be end that way. अभी देखिए एक नई बात की है, वो दे आर वेरी ऑर्डिनरी, और वो बोलते हैं कि अगर तुम भी केयरफुल नहीं रहे तो तुम भी इसी तरीके से तुम्हारा भी अंत हो जाएगा. अब जैसे ही उन्होंने एक नया पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बीइंग ऑर्डिनरी, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी. ओके, समझ में आया? Yes.